हेलो गाइस, मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीबीएसई का 2019 का केमिस्ट्री का पेपर। अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। 2019 का केमिस्ट्री का पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2019 का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अब 2019 के केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उस पर्टिकुलर आपका जो भी एग्ज़ाम पेपर है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 जो बच्चों आप लोगों को दिया हुआ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आपके 3 पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आपके 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। पहले हम ए वाला पार्ट देखते हैं कि हमारा ए वाला जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ए वाले पार्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो ए वाला पार्ट है वो क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ है राइट द जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, राइट द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ H3PO3। H3PO3 की आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को लिखना है। ये आपका ए वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको मालूम है जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है वो आपका पूरे 5 मार्क्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है। और इसका जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो है राइट द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो आपका दिया हुआ है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको लिखना है। तो देखिए क्या होगा, 4H3PO3 है ना, H3PO3 आपको देखना है यहाँ पर, है ना। और इसका आपको डिस्प्रपोर्शनेशन करवाना है। तो जब आप इसका डिस्प्रपोर्शनेशन करवाएंगे तो बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लिख रखा है, 4 लिखा हुआ है। तो इसमें से देखिए 3H3PO4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो H3PO4 से वो कन्वर्ट हो गया है H3PO4 में, लेकिन यहाँ पर 4 था और 4 से हमारा क्या हो गया है, 4 से यहाँ पर 3 हो गया है। अब यहाँ पर हमारे 4 3 12 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर हमारे 3 3 9 हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब कि हमारे पास में कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, हमारे पास में 3 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिमेनिंग बच रहे हैं। हमारे पास में 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो हमारे पास में यहाँ पर बच रहे हैं। तो 3H3PO4 और प्लस होके यहाँ पर हमारा निकल जाएगा PH3 जिसको हम कह रहे हैं फॉस्फीन गैस। तो प्लस होके हमारा निकल जाएगा PH3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ से बचे और एक फॉस्फोरस बचा, तो प्लस होके निकल गया PH3। तो आपका पहले ही क्वेश्चन था राइट द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3 और उसको हमने क्या कर दिया है, उसको हमने डिकम्पोज कर दिया है, ठीक है। फिर ये आपका देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी पहला पार्ट था, ए पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट था। अब ए पार्ट का जो सेकंड पार्ट था वो मैं आपको बताती हूँ। ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है XeF4 का। XeF4 का ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आपको क्या ड्रॉ करना है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए। तो आपने ज़ीनॉन को सेंटर पे रख दिया है। ज़ीनॉन को सेंटर पे रखने के बाद चारों तरफ से आप क्या अटैच कर देंगे, चारों तरफ आप फ्लोरीन अटैच कर देंगे। चलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीनॉन जो रहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और अगर हम P की बात करेंगे तो P के अंदर हो जाएंगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, P के अंदर हैं
6 इलेक्ट्रॉन। तो जिनॉन को यहाँ पर हमने रख दिया है सेंटर में, ठीक है। और जिनॉन के आसपास जो भी 4 आपके फ्लोरीन रहेंगे वो पर्टिकुलर 4 फ्लोरीन यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, 4 फ्लोरीन यहाँ पर आकर बाइंडिंग कर लेंगे और 4 फ्लोरीन यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे अटैच होंगे, अगला जो ऑर्बिटल रहेगा वो आपका डी ऑर्बिटल रहेगा। तो 4 फ्लोरीन के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पर 1 जो भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और फ्लोरीन के जो भी 4 फ्लोरीन हैं वो यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन चारों जगह पर फ्लोरीन जो है वो आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब बच गए हमारे पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाएगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका इजीली स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, जिनॉन टेट्रा फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो जिनॉन टेट्रा फ्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना रहेगा तो आपको ये मैकेनिज्म के ऊपर जिनॉन टेट्रा फ्लोराइड का जो भी स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इसका था ए पार्ट। अब इसके बी पार्ट की हम बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन का अगर हम देखें कि इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो बी पार्ट क्या था। तो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट था अकाउंट for the following, account for the following, ठीक है ना। तो आपको इनके लिए क्या करना है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग आपको यहाँ पर करना है। तो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग हम यहाँ पर करते हैं। तो अगर हम अकाउंट फॉर द फॉलोइंग करेंगे तो आपको ये सारे स्टेटमेंट समझाना है। फ्लोरीन हैज़ less negative fluorine has less negative electron gain enthalpy yet fluorine is strong oxidizing agent। तो फ्लोरीन जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन उसके बावजूद भी फ्लोरीन को हम क्या कहते हैं, फ्लोरीन को हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, है ना। अब ऐसा इसीलिए होता है, फ्लोरीन की जो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। और इसके अलावा फ्लोरीन जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले तो पूरी फैमिली में अगर हम बात करें, पूरी जो हेलोजन फैमिली होती है उस पूरी पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन जो होता है वो सबसे कम स्मॉल साइज़ का होता है और उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो भी बहुत लो होती है। तो यहाँ पर ये होगा ड्यू टू स्मॉल साइज़ and low bond dissociation enthalpy। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है उसका साइज़ कैसा है, उसका साइज़ बहुत छोटा है और उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए फ्लोरीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन के ऊपर जो पावर होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है और उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी उसकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो लेस नेगेटिव एंथैल्पी
जो भी है लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अलावा भी फ्लोरीन एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। फिर इसी क्वेश्चन का ये देखिए बी का फर्स्ट पार्ट ये था, और बी का अगर सेकेंड पार्ट की हम बात करें तो ये था एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, क्वेश्चन था ये, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम N2O3 टू N2O3 to Bi2O3 in group 15। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा कहाँ से कहाँ तक, N2O3 से लेकर Bi2O3 तक ग्रुप 15 के अंदर। तो ऐसा क्यों होगा ये हम देख लेते हैं। तो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि एज द साइज इंक्रीजेज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एज द साइज इंक्रीजेज, जैसे जैसे क्या होता है साइज बढ़ता है, जैसे जब हम ऑक्साइड फैमिली में जाते हैं नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक, है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ, तो इनके ऑक्साइड में जब हम जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो क्योंकि क्या होता है साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, साइज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और इसके साथ में जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा वो भी क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगर अगले वाले की, अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, सी वाले की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सी वाले के केस में क्या है, राइट अ केमिकल रिएक्शन, write a chemical reaction to test sulfur dioxide, to test sulfur dioxide, to test sulfur dioxide gas, write a chemical reaction involved, write a chemical reaction involved। तो क्या बोला जा रहा है कि आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखना है जिसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और आपको जो भी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है वो केमिकल रिएक्शन भी आपको इसके अंदर बताना रहेगी। तो वो क्या रहेगी, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। अब इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पर मैग्नेट आयन का यूज़ करते हैं। तो मैग्नेट आयन क्या होता है, MnO4 नेगेटिव मैग्नेट आयन हो जाएगा, और उसके बाद में 2H2O मतलब कि अपने वाटर को ले लिया। तो ये तीन चीज़ें आप यहाँ पर ले लेंगे। कौन कौन सी चीज़ें आप ले रहे हैं, सबसे पहले आपने ले लिया है सल्फर डाइऑक्साइड को, फिर आपने MnO4 नेगेटिव लिया, फिर H2O को आपने ले लिया है। तो यहाँ पर जो SO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट आयन में, SO4 2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, फिर हाइड्रोजन आयन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा 4H+, और उसके साथ में वो 2Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन सल्फर के टेस्ट के लिए होती है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 27 में अगर 5 मार्क्स पूरे चाहिए तो आपको ये पूरे जो तीनों पार्ट हैं ABC ये पूरे कंप्लीट करना थे, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कर पाऊंगी। तो ये यहाँ पर एक बार हम स्मॉल रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन थी H3PO3 की, तो H3PO3 से H3PO4 में कन्वर्जन हुआ, प्लस जो PH3 था वो PH3 बाहर हो गया।
फिर हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है किसका, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड मतलब कि XeF4 का हमें स्ट्रक्चर बनाना था। तो ज़ीनॉन के पास हमें S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जंप हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएंगे और ज़ीनॉन के आसपास ये 4 फ्लोरीन आ गए और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया। फिर हमें अकाउंट द फॉलोइंग करना था कि फ्लोरीन जो होता है उसकी लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और इसके अलावा वो फ्लोरीन बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। तो रीज़न ये हो जाएगा कि उसका साइज़ छोटा होता है और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही लो होती है। फिर सेकंड हो जाएगा, अगर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है N2O3 से Bi2O3 से ग्रुप 15 के अंदर, तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। फिर हमें एक केमिकल रिएक्शन लिखनी थी टेस्ट के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस के। तो सल्फर डाइऑक्साइड MnO4 और 2H2O इन तीनों की रिएक्शन करवाई तो सल्फेट आयन बना, H+ आयन बाहर हो गया और Mn+2 आयन बाहर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 27 ये पूरा इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दूसरे टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, दूसरे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रोसीड करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।